हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग अकाउंट्स में? मार्जिनल कॉस्टिंग, या जिसका एक और नाम क्या है, डिसीजन मेकिंग टूल्स। कोई होमवर्क दिया गया था क्या आप लोगों को? नहीं, मौज करी, बढ़िया, ओके। अभी तक जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट है? वो भी नहीं है। सब बिंदास चल रहा है, मस्ती से। हम लोग को कहाँ से पढ़ना था बेटा आज? कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। ये क्या होता है ब्रेक इवन पॉइंट? तो हम लोग ने पढ़ लिया। ब्रेक इवन पॉइंट तो वो सिचुएशन होती है जहां पे ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस। बट व्हाट इज दिस कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट? चलिए समझते हैं। सपोज करो, मान लो मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं। मान लो मैं पार्ले जी बनाता हूं। ठीक है ना, पार्ले जी बिस्किट खाया आपने? ठीक है। पार्ले जी बिस्किट बनाता हूं। मेरी एक फैक्ट्री कानपुर में है और एक फैक्ट्री मुंबई में है। पॉसिबल है कि नहीं? थोड़ी देर के लिए मान लो कि पार्ले जी का ओनर मैं ही हूं, पार्ले भूल जाओ, मैं ही ओनर हूं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लेते हैं। मेरी एक फैक्ट्री कानपुर में है और एक है मुंबई में। मैं जब दोनों जगह पे मैंने फैक्ट्री लगा रखी है, क्या दोनों जगह की फिक्स कॉस्ट सेम होगी? क्या जितने में मेरे को यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह रेंट पे मिली होगी, जरूरी है सेम मुंबई में भी मिली होगी? हो सकता है मुंबई में महंगी मिली हो सकता है सस्ती मिली हो, कुछ भी हो सकता है। मैं बिस्किट्स बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल खरीदता हूँ, मैदा वगैरह, चीनी वगैरह, हो सकता है कानपुर से अलग रेट में खरीदता हूँ और वहां से अलग रेट में खरीदता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस होता है, आम तौर पे क्या उसको भी मैं अलग अलग रखूं कि कानपुर से कोई पार्ले जी बिस्किट खरीदेगा तो 5 रुपए का, मुंबई से खरीदेगा तो 50 रुपए का? नहीं। आम तौर पे जितने भी इस तरीके के रिनाउंड प्रोडक्ट होते हैं, 99% सिचुएशन में सेलिंग प्राइस यूनिफॉर्म रखा जाता है। चाहे आप बिस्किट्स ले लें, कोल्ड ड्रिंक ले लें, बहुत से प्रोडक्ट हैं। अब क्या उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एक ही जगह होती है पूरे इंडिया में? क्या नहीं, अलग अलग जगह पे है। और सबकी अपनी वेरिएबल कॉस्ट है, सबकी अपनी फिक्स कॉस्ट है। मान लो कानपुर में मैंने फैक्ट्री लगा रखी है, वहां पे मेरी फिक्स कॉस्ट आती है 2 लाख रुपीज की। मुंबई वाली की फिक्स कॉस्ट आती है 3 लाख रुपीज की। फिक्स कॉस्ट अलग अलग है। ओनर मैं हूं, एस्टेब्लिशमेंट एक ही है, मालिकाना हक एक ही है, लेकिन फैक्ट्री अलग है, ब्रांचेस अलग है। कानपुर वाले में हो सकता है रॉ मटेरियल महंगा रहता हो, वेरिएबल कॉस्ट आती है जाकर के मान लो 8 रुपीज पर यूनिट की, वहां पे आती है 9 रुपीज पर यूनिट की। तो कहीं ना कहीं, या वहां 7 आती, कुछ भी हो सकता है। कहीं ना कहीं जब भी मेरी एक से ज्यादा फैक्ट्रीज, ब्रांचेस वगैरह होंगी, एक से ज्यादा एक्सटेब्लिशमेंट होगी, तो जाहिर सी बात है, जरूरी नहीं है कि सभी की फिक्स कॉस्ट सेम हो या सभी की वेरिएबल कॉस्ट सेम हो। डिफर कर सकती है। और वो आपको प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि कहीं लेबर सस्ती, कहीं महंगी, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। अब जरा सोचो, मैं एज अ ओनर अपनी कानपुर वाली फैक्ट्री का ब्रेक इवन पॉइंट जानना चाहता हूंगा कि नहीं जानना चाहता हूंगा? जानना चाहता हूंगा कि कानपुर से कितनी यूनिट बना के बेचूं ताकि ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। वो आपको निकालना आता है। आप सभी को आता है ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला, कि अगर सर रुपीज में कहें तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100 कर लीजिएगा, और यूनिट्स में कहें तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेम तरीके से मैं मुंबई का भी अलग जानना चाहूंगा कि नहीं जानना चाहूंगा? जानना चाहूंगा सेपरेटली, मुंबई का कितना ब्रेक इवन है वो भी आपको निकालना आता है। एंड एज अ ओनर, मैं दोनों यूनिट का, कानपुर भी मेरी है, मुंबई भी मेरी है, दोनों यूनिट का एक ब्रेक इवन पॉइंट भी तो जानना चाहूंगा। मैं ये भी तो जानना चाहूंगा कि भाई टोटल कितने बिस्किट्स मैं बना के बेच दूं ताकि मेरी यहां की फिक्स कॉस्ट और वहां की फिक्स कॉस्ट दोनों रिकवर हो जाए। भाई, ब्रेक इवन पॉइंट वही पॉइंट होता है जहां पे फिक्स कॉस्ट जितनी है उतना ही कंट्रीब्यूशन आप कमा ले। कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट जिस पॉइंट पे बराबर होते हैं वो ब्रेक इवन होता है, ये सभी को पता है। तो एज अ ओनर क्या मैं एक साथ नहीं जानना चाहूंगा? जानना चाहूंगा। वहीं पे कॉन्सेप्ट आता है कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का। यानी कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट आमतौर पे तब निकाला जाता है जब एक से ज्यादा यूनिट्स वगैरह हो अंडर द सेम मैनेजमेंट, अंडर द सेम ओनरशिप।
तो वो इंसान अलग अलग तो निकालना चाहेगा, इसके अलावा एक साथ भी निकालना चाहेगा। अलग अलग हम लोग सीख चुके हैं, एक साथ अभी सीखने वाले हैं। इजी होता है, बहुत टफ नहीं होता है। जरा पढ़ के देखते हैं क्या लिखा है। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट, अ बिजनेस अंडरटेकिंग। मान लो मेरी एक बिजनेस अंडरटेकिंग है, मैं ओनर हूं। हैव डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट्स, मेरी अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग एस्टेब्लिशमेंट, एक कानपुर में है, एक मुंबई में। ईच हैविंग इट्स ओन प्रोडक्शन कैपेसिटी। कानपुर में मेरे पास जगह थोड़ी सी छोटी है, तो मैंने 2 मशीन लगा रखी है। मुंबई में थोड़ी बड़ी जगह है, मेरी पहले की जगह, पहले से पड़ी हुई है जगह, तो 3 मशीन लगा रखी है। हर एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है, फिक्स कॉस्ट अलग अलग हो सकती है, बट प्रोड्यूसिंग द सेम प्रोडक्ट। दोनों में आप यहां से पार्ले जी खाए वही टेस्ट आएगा, मुंबई की मैन्युफैक्चरिंग वाले से खाएंगे वही टेस्ट आएगा। प्रोडक्ट सेम। एट द सेम टाइम कंसर्न एज ए होल देखें, पूरी कंसर्न को एक साथ देखें, तो आपको दिखाई देगा वो दो नहीं, वो एक है, मालिक एक है, तो वो इज अ यूनिट हैविंग, जिनकी अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट है अंडर दी सेम मैनेजमेंट। सेम मैनेजमेंट मतलब ओनरशिप सेम, ऐसे में हेंस कंबाइंड फिक्स कॉस्ट। कंबाइंड फिक्स कॉस्ट कौन सी फैक्ट्री की, कानपुर की कि मुंबई की? दोनों की हैव टू बी मेट, वो हमको कमानी है, क्योंकि अगर हम दोनों की जो फिक्स कॉस्ट है उतना भी टोटल कंट्रीब्यूशन नहीं कमा पाएंगे तो हम लॉस में चले जाएंगे। तो कह रहे हैं कंबाइंड फिक्स कॉस्ट हैव टू बी मेट बाय कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। सर कैसे निकालते हैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट? बेटा 2 तरीके होते हैं, 2 अलग अलग अप्रोचेस होते हैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के। दोनों से आंसर अलग अलग आता है, सेम नहीं आता। तो एग्जाम में कौन सा करेंगे? अरे जो पूछेगा, पूछेगा ना, वो जो पूछेगा वो करना है। तो दोनों सीखते हैं। इन दिस एनालिसिस देयर आर 2 अप्रोचेस। कौन कौन सी? एक है कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच, एक है वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच। कौन कौन सी है? कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच, इसको हम लोग कांस्टेंट सेल्स मिक्स अप्रोच के नाम से भी जानते हैं, लिख लो। कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच बोलो या कांस्टेंट सेल्स मिक्स अप्रोच बोलो, एक ही बात है, लिख लो वहीं पे। और दूसरी है वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच, जिसको वेरिएबल सेल्स मिक्स अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। जरा पढ़ के देखते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आएगा कम समझ में। पहले पढ़ते हैं। कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच, इसमें कैसे निकालते हैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट? अंडर दिस अप्रोच द रेशियो इन विच the product of various establishments are mixed is constant। अच्छा, कह रहे हैं इसमें जिस रेशियो में हम अलग अलग एस्टेब्लिशमेंट का प्रोडक्ट मिक्स कर रहे हैं वो कांस्टेंट होता है। यानी क्या चीज कांस्टेंट होती है बेटा? एक रेशियो कांस्टेंट होता है। मतलब इनके क्वेश्चन में जब हम कांस्टेंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हम अलग अलग चीजों में ये देखेंगे कि रेशियो किसमें कॉमन है, उसके हिसाब से काम होगा। 99% क्वेश्चंस में इसमें हमें दोनों फैक्ट्रीज की कैपेसिटी दी होगी और वो कैपेसिटी का रेशियो कॉमन होता है, उसके हिसाब से कुछ करना होता है, भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो नाम ही है कांस्टेंट, इसलिए एक ऐसी फिगर जो कांस्टेंट रहती है। अंडर दिस अप्रोच द रेशियो इन विच प्रोडक्ट ऑफ वेरियस एस्टेब्लिशमेंट आर मिक्स्ड, यानी किस रेशियो में हम कानपुर से कितना बनाए, मुंबई से कितना बनाए, किस रेशियो में मिक्सिंग करें, वो रेशियो कांस्टेंट होता है। दिस मिक्स विल बी मेंटेन्ड एट बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स आल्सो। दूसरा है वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच, ये तो बड़ा इजी होता है, कांस्टेंट वाला फिर भी थोड़ा दिमाग लगता है, इसमें कम दिमाग लगता है। क्या करना होता है? द प्रोडक्ट ऑफ दैट एस्टेब्लिशमेंट वुड बी प्रेफर्ड वेयर द कंट्रीब्यूशन रेशियो इज हायर। बड़ा इजी है, अभी समझाता हूं आपको। पहले एक क्वेश्चन करते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल है आपके सामने। सभी को दिख रहा है एग्जाम्पल? रीड करिए अपने आप। देखिए जरा क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है। ए लिमिटेड हैज 2 फैक्ट्रीज। ए लिमिटेड की 2 फैक्ट्रियां हैं, एक एक्स है और एक वाई है।
आप मान लीजिए कानपुर में है, एक मुंबई में है, कहीं भी मान लीजिए, प्रोड्यूसिंग द सेम आर्टिकल, मतलब सेम प्रोडक्ट बनाते हैं दोनों, whose सेलिंग प्राइस इज ₹150 पर यूनिट, 150 रुपए पर यूनिट का सेलिंग प्राइस है। कौन सी फैक्ट्री से, एक्स का कि फैक्ट्री वाई का? दोनों जगह पे प्रोडक्ट सेम है, सेलिंग प्राइस दोनों से, चाहे वो एक्स से बन के तैयार हो चाहे वो वाई से बन के तैयार हो। आगे, फॉलोइंग आर दी अदर पर्टिकुलर्स, फैक्ट्री एक्स का, फैक्ट्री वाई का कैपेसिटी दी हुई है, फैक्ट्री एक्स की 10,000 यूनिट्स की कैपेसिटी और फैक्ट्री वाई की 15,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है। मतलब क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा 10,000 यूनिट हम बना सकते हैं फैक्ट्री एक्स से और 15,000 यूनिट्स वाई से। फैक्ट्री वाई में ज्यादा मशीन लगी होंगी, एक्स में कम मशीन लगी होंगी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब मटेरियल, लेबर वगैरह, एक्स में 100 रुपए पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट आती है, लेकिन वाई में 120 रुपीज पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट है। वाई वगैरह में रॉ मटेरियल वगैरह, आपका लेबर वगैरह महंगी रही होंगी, ठीक है। फिक्स कॉस्ट की अगर हम बात करें, 3 लाख रुपीज की यहाँ पे है और 2,10,000 की वहां पे है। हमको करना क्या है, हमको ब्रेक इवन पॉइंट टू फैक्ट्रीज का निकालना है। टू फैक्ट्रीज का मतलब अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट, एक्स का भी वाई का भी, जो कि आपको आता है, अभी आप करेंगे उसको। एंड उसके बाद अपने को फॉर दी कंपनी एज अ होल भी निकालना है, यानी जिसको आप कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से आते हैं। कौन से मेथड से निकालना है, मैंने दोनों करवा दिए कि एग्जाम के लिए कुछ भी आया, अगर आपको दोनों आते होंगे तो कोई टेंशन नहीं। एक कांस्टेंट सेल मिक्स, एक वेरिएबल सेल मिक्स। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट मैं कराऊंगा, अलग अलग आप कर लेंगे। चलिए फटाक से फैक्ट्री एक्स का अलग निकालिए, बिना आंसर देखे, बिना सॉल्यूशन देखे। फैक्ट्री एक्स का ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, फैक्ट्री वाई का निकालिए। किसमें, यूनिट्स में निकाल के बताएंगे कि रुपीज में? दोनों में निकाल के आप हमको बताइए, दोनों का पीवी रेशियो बताइए, इतना काम करिए। दोनों फैक्ट्री का ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज, दोनों फैक्ट्री का पीवी रेशियो अलग अलग, इतना आप काम करिए, फिर आप आगे चलेंगे। देखने वाली बात होगी सबसे पहले कौन सा बच्चा करने वाला है। डन, अलग अलग कर लिया, पीवी रेशियो तब भी निकालिए। ओके, बड़ी तेजी में कर लिया, बाकी लोग आराम से करिए, लेकिन आंसर निकाल के बताइए। ब्रेक इवन पॉइंट दोनों फैक्ट्रीज का अलग अलग, यूनिट्स में, रुपीज में, और दोनों फैक्ट्रीज का पीवी रेशियो अलग अलग। क्या सभी ने अलग अलग निकाल लिया है भाई? यूनिट्स में ब्रेक इवन पॉइंट कितना कितना आया, जरा बताना। ये आया 6,000 यूनिट्स एक्स का और 7,000 यूनिट्स वाई का। ओके, और रुपीज में मैंने यहाँ नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ, आपसे पूछ लेता हूँ। पहली वाली फैक्ट्री का रुपीज में ब्रेक इवन पॉइंट आप लोग बताइए कितना आया। 9 लाख रुपीज आया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। सभी ने निकाल ही लिया होगा, 9 लाख रुपए यहाँ का आया है। और दूसरी फैक्ट्री का बेटा बताना।
10,50,000, 10.5 लाख रुपए यहां पे आया। अच्छा, पीवी रेशियो भी अलग अलग मैंने आपसे कहा निकालने को, वो भी निकाल लिया आपने। अच्छा, पीवी रेशियो मैं लिख दे रहा हूं दोनों फैक्ट्री का अलग अलग। पहले वाले का आएगा कंट्रीब्यूशन 50/150 की सेलिंग प्राइस इंटू 100, 33.3333%, ठीक है। और दूसरे वाले का 20 बच्चे बता रहे हैं, 30/150 कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स होता है ना पीवी रेशियो का फॉर्मूला, तो 20% आया, बिल्कुल सही। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नया नहीं सिखाया, ये आपको आ गया था समझ में। अच्छा, अब जरा बेटा यहां पे क्वेश्चन को दोबारा देखो। अपने को दो तरीके से करना है, एक है कांस्टेंट सेल मिक्स और दूसरा वेरिएबल। पहले मैं कांस्टेंट की बात करता हूं। आपके सामने ये तीन फिगर्स दी हुई हैं, एक कैपेसिटी दे रखी है, एक वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। आपको इन तीनों में एक ऐसी चीज निकालनी है जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होने वाली। बच्चे कह रहे फिक्स कॉस्ट, बिल्कुल आपने पढ़ा भी है, फिक्स कॉस्ट जल्दी चेंज नहीं होती। और कुछ ऐसा, एक तो पढ़ लिया हम लोगों ने, और एक हम लोग ऊपर से लेके आए थे जब उतरे थे धरती पे, भेजा। और कुछ इसमें ऐसा है जो बहुत जल्दी चेंज नहीं होता, कैपेसिटी। कैपेसिटी ऐसी है जो बहुत जल्दी चेंज हो, तो जितनी है उतनी है। हमें निकालना है एक ऐसा रेशियो जो कांस्टेंट हो। तो यहां पे हमको एक कांस्टेंट रेशियो कैपेसिटी दिख रहा है। रटने वाले बच्चे ध्यान दें, इन क्वेश्चंस में आमतौर पे कैपेसिटी का ही रेशियो पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। फिक्स्ड आपने सही कहा जल्दी चेंज नहीं होता, बट फिक्स्ड और कैपेसिटी में, कैपेसिटी फिक्स से की मदद से तो पीवी रेशियो निकलता है, रेशियो भी वही पकड़ लेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगी। तो कैपेसिटी पकड़ रहे हैं हम रेशियो, जरा रेशियो बताना। 10,000 इंटू इस टू 15,000, रेशियो कितना हुआ? 10,000 इस टू 15,000 को सिंप्लीफाई करो, 10:15, उसके बाद 5 से चला जाएगा, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2:3 कह सकते हैं क्या? चलो मैं यहां लिख देता हूं 2:3 का रेशियो है, ये भी ठीक है। अगली एक बात और बता दो, फिर चलेंगे आगे। जब हम बात करते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की इन रुपीस की, आप मत लिखना, आप सिर्फ बताना। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीस जब आप निकालते हैं, जो पीवी रेशियो वाला फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है बेटा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो इंटू 100, यही करते हैं। जब अलग अलग निकालते हैं तो अपन यही फॉर्मूला लगाते हैं। जब हम एक साथ निकालेंगे दोनों फैक्ट्री का, अगर हम ब्रेक इवन पॉइंट एक साथ निकालें, तो हम फिक्स कॉस्ट कौन सी फैक्ट्री की पकड़ें? एक्स की पकड़ें जो 3 लाख है, कि वाई की पकड़ें जो 2,10,000 है, ये दोनों की पकड़ें? जाहिर सी बात है, जब आप एक ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहे हैं तो उसका मतलब है कि इतनी यूनिट्स बेच लें कि दोनों जगह की फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। यानी हम ना 3 लाख पकड़ेंगे ना 2,10,000, हम दोनों पकड़ेंगे, दोनों मतलब 5,10,000। मतलब मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि जब हम कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का अगर फॉर्मूला बनाएं, इसी में ही, आप मत लिखना, सब लिखा मिलेगा। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले के लिए हम फिक्स कॉस्ट ना लेके हम टोटल फिक्स कॉस्ट लेंगे। हम कौन सी फिक्स कॉस्ट लेंगे? टोटल, मतलब कौन सी फैक्ट्री की? दोनों। और पीवी रेशियो भी जो लेंगे वो कौन सा लेंगे? टोटल पीवी रेशियो। अगर हम इतना कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, उसमें कुछ नहीं बचेगा, ना ही कुछ नया है। टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल पीवी रेशियो इनटू 100। यहां तक बात चली गई दिमाग में? ठीक है। जब आप छोटे थे स्कूल में, कितने परसेंटेज आते थे आप लोगों के? अरे घबराओ नहीं, जितने भी आते थे, 90 80 कुछ भी आते थे। हम तो इसको समझाने के लिए पूछ रहे हैं, देखो समझो। मान लो आप स्कूल में थे, आपके स्कूल में अकाउंट्स में आए 100 में से 90, मान लेते हैं, ठीक है। और कौन से सब्जेक्ट थे आपके स्कूल में? बिजनेस स्टडीज था। बीएसटी में आए 100 में कितने लेके आए? मान लो तुम लोग लेके आए 80, ठीक है ना। तो अगर मान लो तुमसे कोई पूछे कि अकाउंट्स में कितने परसेंटेज मार्क्स आए, कितने परसेंट आए, तो तुम कहोगे 100 में से 90 आए, 90% अकाउंट्स में। और बीएसटी में कितने आए, तो कहोगे 100 में से 80 बीएसटी में थे, 80% बीएसटी में थे। अगर तुमसे पूछे कि ओवरऑल कितने आए दोनों में, तो क्या करोगे? 90
प्लस 80, 90 प्लस 80 कितना होता है 170। तो आप ये कहोगे 170% थे मेरे 12th में, मान लो यही दो सब्जेक्ट थे तो 170% थे। ऐसा तो नहीं होता ना, यानी परसेंटेज ऐसे सिंपली ऐड थोड़ी ना करोगे कि 90 प्लस 80, फिर डिवाइड भी तो करोगे, फिर अब 200 में से तो डिवाइड बाई 200 करोगे। सेम तरीके से जब मैं आपसे कहूं कि बेटा अपने को कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, तो कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कंपोजिट फिक्स कॉस्ट चाहिए, मतलब दोनों की फिक्स कॉस्ट, वो तो सिंपली टोटल कर लेंगे 3 लाख प्लस 2 लाख 10,000, अपॉन चाहिए कंपोजिट पीवी रेशियो। एक का है पीवी रेशियो 33.33%, दूसरे का है 20%, तो क्या मैं ऐसा कर लूं कि दोनों का कंपोजिट होगा 53.33%, दोनों का टोटल? नहीं, परसेंटेज कभी ऐसे टोटल नहीं होता। अगर ऐसे होते तो बचपन में आप महान बच्चे कहलाते, गिनीज बुक में आपका वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, 500% आए हैं मेरे एग्जाम में। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। तो परसेंटेज का टोटल नहीं होता। परसेंटेज को कैसे करें, यानी पीवी रेशियो कंबाइन कैसे निकाले, वो सुनिए, सुनते जाइएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुन लीजिए पहले। एक्स का पीवी रेशियो कितना था, अभी निकाला था 33.33%, और वाई का 20%। अपन ने एक रेशियो निकाला था जो कैपेसिटी के बेसिस पे, वो कितना निकला था 2:3 था ना। ठीक है, देखो कंबाइंड पीवी रेशियो कैसे निकलेगा सिर्फ देख लेना, मैं आपको नोट करने का समय दे दूंगा। उसका तरीका यह है कि आप 33.33% तो आखिरी में हम लगा ही देंगे, और 20, इन दोनों को इस रेशियो में बांट दो 2:3, मतलब 33.33 इंटू 2 अपॉन क्या हो जाएगा 5, प्लस 20 इंटू 3 अपॉन 5। जरा कोई बच्चा मेरे को इसको सॉल्व करके बताएगा। जब लेना तो 33.3333 जितने कैलकुलेटर में आए, जितने 3 उतने लेना। सॉल्व करके जरा बताओ कंबाइंड पीवी रेशियो कितना निकल रहा है। मैं भी निकाल ले रहा हूँ 33.33333333 इंटू 2 अपॉन 5, तो ये आया 13.33333%, बाद में आखिरी में लगाऊंगा, ठीक है, प्लस 20 अपॉन 5 इंटू 3 यानी 12, प्लस कर दो तो 25.33333%। ये आया कंबाइंड पीवी रेशियो। अब तो कुछ बचेगा नहीं, कंबाइंड पीवी रेशियो आते ही आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं आपको कंबाइंड पीवी रेशियो का एक और तरीका भी सिखाऊंगा। अब आप इसको पहले नोट करो, नोट कर लो कंबाइंड पीवी रेशियो। ऊपर कॉपी में हेडिंग डालना, कौन से अप्रोच से कर रहे हो, कांस्टेंट सेल्स मिक्स अप्रोच शुरू किया है अपने ने, कांस्टेंट सेल्स मिक्स अप्रोच, या जिसको कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच भी कहते हैं। हेडिंग डाल के करना ताकि बाद में याद रहे कि आखिर कंबाइंड पीवी रेशियो क्यों निकाला था। तो कांस्टेंट सेल्स मिक्स अप्रोच, उसके नीचे लिखना रेशियो ऑफ कैपेसिटी इज 10,000 is to 15,000 is equal to 2:3. Ratio of capacity is 10,000 is to 15,000 is equal to 2:3. ठीक, फिर लिखो नेक्स्ट लाइन में कंबाइंड पीवी रेशियो इज इक्वल टू, कंबाइंड पीवी रेशियो इज इक्वल टू, अब आपके सामने जो लिखा है इसको लिखो, कंबाइंड पीवी रेशियो का ये फॉर्मूला आपके सामने है, लिख लिया। एक और तरीका होता है कंबाइंड पीवी रेशियो का, वो भी लिख लो, दोनों से कंबाइंड पीवी रेशियो सेम ही आता है, वो भी करा देता हूं, ये लिख लेना तब बताना। देख लिया। अच्छा, एक और तरीका होता है कंबाइंड पीवी रेशियो का, देख लो पहले। फॉर्मूला क्या होता है पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। अब यहां पे जो फैक्ट्री एक्स थी
उसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना था आप लोग ने निकाला था? फैक्ट्री एक्स का 50 था और वाई का 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन था और दोनों का सेलिंग प्राइस तो 150 था। अब मैं क्या करूं? दूसरा तरीका यह है कि मैं इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को ये थोड़ी ना कह सकता हूं कि ये 80 हो जाएगा, अभी मैं हटा दूंगा, इसको गलत लिखा है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट फैक्ट्री एक्स का 50 है, वाई का 30 है, यानी मेरा अगर पूरा देखे तो 80 रुपीज पर यूनिट कमाता हूं? नहीं ना, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं लिख सकता। अब मैं क्या करूं, मैं इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को अगर रेशियो में बांट लूं तो भी पीवी रेशियो निकल आएगा। कैसे? सीपीयू इन कैपेसिटी रेशियो, जरा रेशियो में बंटवाना बेटा। 50 इंटू रेशियो क्या था, 2:3 था, इंटू 2/3 प्लस प्लस क्या करूं, 30 इंटू 2/3 थोड़ी ना होगा, तुम लोग बोलते नहीं हो, कुछ बच्चे धीमी धीमी आवाज में बोल भी रहे थे। 30 इंटू 3/5, इसको सॉल्व करो जरा। 50 इंटू 2/5 ये 20 आया, प्लस 30 इंटू 3/5 18 आया, ये 48 आया। क्या ये पीवी रेशियो आ गया? 40/80 आ रहा है ना, 38 आ रहा है, अच्छा सॉरी। क्या ये पीवी रेशियो आ गया? नहीं। तो पीवी रेशियो के लिए अब क्या करें, अब आप फॉर्मूला लगा लीजिए। ये पीवी रेशियो के लिए कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब आप पकड़ना 38 अपॉन सेलिंग प्राइस तो दोनों की ही 150 है इंटू 100। देखो जरा सेम आंसर आता है क्या? 38/150 इंटू 100 सेम आंसर आ रहा है, तो 25.33%। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं जिससे आपको समझ में आए, जो आपको रिटेन रह जाए उससे कर सकते हैं। दोनों तरीके से पीवी रेशियो सेम निकलेगा। पहले तरीके में मैंने कुछ नहीं किया था, उसमें पीवी रेशियो अलग अलग निकाल लिया, फिर पीवी रेशियो को कैपेसिटी के रेशियो में बांट दिया तो अपने आप पीवी रेशियो आ गया। दूसरे तरीके में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को रेशियो में बांट लिया तो एक ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, फिर डिवाइड किया सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, पीवी रेशियो आ गया। अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है, अभी तो पीवी रेशियो निकला। ये कौन सा पीवी रेशियो निकला है, फैक्ट्री एक्स का कि वाई का? कंपोजिट निकला है दोनों का, ठीक है। कौन सा आपको इजी लग रहा है, ये सही लग रहा है कि वो वाला? ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक, जो अच्छा लगे आपको, दोनों अच्छे हैं। अच्छा, अब बेटा ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर लेते हैं। आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया ब्रेक इवन पॉइंट का, आओ किस दिन काम आएगा, लगाते हैं उसको ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूले को। ब्रेक इवन पॉइंट कांस्टेंट के हिसाब से मैं यहां लिख रहा हूं, अभी आप लिखना नहीं, आपके में लिखा है। इन रुपीस निकालने जा रहे हैं। बताओ, मैं कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहा हूं, लिख दे रहा हूं यहाँ पे सी, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। मैं 3 लाख की फिक्स कॉस्ट पकड़ूं कि 2,10,000? मैं दोनों का टोटल यानी 5,10,000, बिल्कुल सही है। अपॉन पीवी रेशियो आपने निकाला है 25.33। कैलकुलेटर में जब लेना तो जितने 3 आ जाए उतने ले लेना, इनटू 100, बस कर लो, आपका आंसर आ गया, काम खत्म। 5,10,000 अपॉन 25.33333333 इंटू 100 निकालो, रुपीज में आएगा 2013,157.8, यानी 158 कर दे राउंड ऑफ करके, है ना? 2013,158 दैट मीन्स 20,13,158 रुपीज। आ गई बात समझ में सभी को? अब चलो यहां पे देखिए, कांस्टेंट कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कांस्टेंट सेल्स मिक्स सबसे पहले लगाया, जिसके लिए कंबाइंड पीवी रेशियो मैंने निकाला। और कंबाइंड पीवी रेशियो के लिए मैंने आपके साथ जो दूसरा तरीका किया वो यहां लिख रखा है, आपको दोनों लिखवा दिए हैं। यहां मैंने दूसरा वाला लिख रखा है कि जो 50 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन था, दिख रहा है ना सभी को? जो 50 रुपीज का कॉन्ट्रीब्यूशन था उसको 2:5 मतलब 2/5 और 30 के लिए 3/5 कर दिया, तो लिखा है 76.3 मेरा कंपोजिट
हमारा कंबाइंड एक तरीके से वो आ गया पीवी रेशियो। अच्छा ये पहले वाला लगा रखा है मैंने, कंबाइंड पीवी रेशियो के लिए नहीं नहीं ये 38 आया था क्या दूसरे वाले में, अपना कितना आया था 38 आ गया था कंबाइंड आपका कंट्रीब्यूशन, फिर अपॉन सेलिंग प्राइस किया इनटू 100 76 अपॉन 3, जरा करना कैलकुलेटर में 76 डिवाइड बाई 3 25.33 को ऐसे लिख रखा है, आप लिख लो यहीं पे इज इक्वल टू 25.33%। ये आ गया कंबाइंड पीवी रेशियो, जिसके दो तरीके मैंने आपको सिखा दिए, दोनों में आप किसी पे भी कर लो, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। फिर कंबाइंड फिक्स कॉस्ट निकाली, कंबाइंड फिक्स कॉस्ट 5,10,000, कोई बच्चा बताए कैसे आई? दोनों फिक्स कॉस्ट का टोटल, उसमें तो कुछ करना नहीं था। फिर ब्रेक इवन पॉइंट, कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्या किया, फिक्स कॉस्ट को मैंने कुछ नहीं किया है, बस डिवाइड किया है पीवी रेशियो से। आप घबराना नहीं कि सर ये क्या लिख रखा है, ये मैंने यहाँ 76/3 लिखा था, तो डिवाइड किया तो 3 ऊपर पहुंच गया, 76 नीचे आ गया। आप ऐसे ना करना, आप परेशान हो जाओगे इतने में, आप केवल यहाँ लिख लो इज इक्वल टू 5,10,000 डिवाइड किससे करो 25.33333 इंटू 100, यही आ जाएगा आपका, यही चीज ये भी करिए, ₹2013,158 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टोटल 20,13,158 रुपीज की सेल कर लें तो मेरा ओवरऑल ब्रेक इवन हो जाएगा, मालिक का दोनों जगह से फिक्स कॉस्ट कम से कम रिकवर हो जाएगी। इससे ऊपर बेचेगा तो मुनाफा होगा, इतना भी नहीं कर पाएगा तो कहीं से ना कहीं से नुकसान हो रहा होगा। आमतौर पे जब भी अगर इसका क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में ऐसे ही दिए होंगे, जैसे एक 20,13,158, बाकी एक 21 लाख, एक 22 लाख, एक 19 लाख, तो आप इसमें लगा दोगे कि 20,13,158 आंसर। लेकिन कई बार एग्जामिनर आपके साथ ऐसा भी कर सकता है कि उसने ऑप्शन में आपको कहीं पे भी ये जो 20,13,158 रुपीज की फिगर थी ये नहीं दी, सारी फिगर चारों ऑप्शन यूनिट्स में दिए हैं। तो आप घबराना नहीं, आप क्या करना सुनो, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में तो निकाल ही लोगे, फिर यूनिट्स में निकालने के लिए इसको सेलिंग प्राइस पर यूनिट 150 रुपए से डिवाइड कर देना, जरा करो 150 रुपीज से डिवाइड कर दो 20,13,158। मैं आपको सिखा सब कुछ इसलिए देता हूं कि पता नहीं एग्जाम में ऑप्शन कैसे दिए हो, अगर एमसीक्यू पेपर ना होता तो मैं इतना करवा करके कहता बस इतना कराना, लेकिन यहाँ तो ये है। तो अगर आपसे कहे यूनिट्स में, यूनिट्स तो क्या करिएगा, डिवाइड बाई 150 रुपए पर यूनिट का आपका आएगा 13,421 यूनिट समथिंग, ये यार है, या तो ये ऑप्शन दिया होगा, या हो सकता है ये भी ऑप्शन ना दिया हो, हर एक ऑप्शन में 2-2 रुपीज दिए हो, मतलब हर एक ऑप्शन में एक फिगर लिखो रुपीज इतना कॉमन रुपीज इतना कॉमा रुपीज इतना, दूसरे ऑप्शन में रुपीज इतना कॉमा रुपीज इतना। अब क्या करना चाहेंगे वो, आपको कुछ नहीं करना, ये जो आपने फिगर निकाली है 20,13,158 रुपीज की, इसको दोबारा रेशियो में बांट दो। कौन सा रेशियो, कांस्टेंट रेशियो, कौन सा रेशियो, कितना 2:3। जरा 20,13,158 को 2:3 में बांटो, सभी बच्चे बांट के बताओ कितना कितना आता है, बांट तो लो यही ना, 20,13,158 को 2:3 के रेशियो में बांटो, मतलब पहली वाली फिगर इंटू 2/5 हो जाएगी और दूसरी वाली फिगर इंटू 3/5। 20,13,158 को 2:3 में बांटो और चेक करो क्या ये फिगर आती है 805263 और 1207895। मतलब 20,13,158 इंटू 2/5 करेंगे तो 805263 आ जाएगा, 20,13,158 इंटू 3/5 करेंगे तो 1207895 आ जाएगा। आ रहा है? इसके बगल में मैंने यूनिट्स पता नहीं कैसे निकाल के लिख दिया, ये 5369 और 8052 यूनिट्स। इसके लिए या तो आप इसी को 150 से डिवाइड कर लो, 805263 को 150 से डिवाइड कर लो सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, 1207895 को 150 से डिवाइड कर लो, आ जाएगा। या फिर आपने जो ये 13421 निकाला था 13421, इसको 2:3 के रेशियो मार दोगे तो भी आ जाएगा, करके देखो एक बार, करके देख लो।
आ रहा है? एग्जाम में कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? जो दिया होगा 2013158 रुपीज है तो ये सही होगा। यूनिट्स में दिया हो तो 13421 सही होगा। हर ऑप्शन में दो दो फिगर्स लिखी हो रुपीज में, तो जिसमें 805263 एंड कॉमा लगा करके 1207895 ये सही होगा रुपी। और यूनिट्स में दो दो फिगर लिखी हो हर ऑप्शन में, तो जिसमें 5369 कॉमा 8052 यूनिट्स वो सही होगा। एक बार आपको और समझा देता हूँ फिर से क्या किया हम लोगों ने। बहुत इजी था, अगर समझ में फिर से आ जाए तो सुनिए। कुछ नहीं किया, कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट को कांस्टेंट अप्रोच से निकालने के लिए पहले मैंने कैपेसिटी का रेशियो निकाल लिया, जो कैपेसिटी का रेशियो 2:3 आया। 2:3 मत रट डालना, एग्जाम में कैपेसिटी की फिगर चेंज होगी तो रेशियो चेंज हो जाएगा, रेशियो निकाल लोगे ना। ठीक है, 2:3 आया। फिर मैंने कहा कि कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट जब कांस्टेंट के हिसाब से निकालते हैं तो फॉर्मूला है कंबाइंड फिक्स कॉस्ट अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो। कंबाइंड बोल लो टोटल बोल लो एक ही बात है। कंबाइंड फिक्स कॉस्ट अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो इनटू 100 तो करते हैं। कंबाइंड फिक्स कॉस्ट के लिए मैंने दोनों का टोटल कर दिया, 3 लाख और 2,10,000 का 5,10,000 की फिगर आ गई। कंबाइंड पीवी रेशियो मैंने आपको दो तरीके से निकालना सिखाया। एक तरीका मैंने आपको सिखाया कि आप पहले दोनों का अलग अलग पीवी रेशियो निकाल लीजिए। पहले का आया था 25 पॉइंट कितना आया था 33.33% और दूसरे का 20%। फिर मैंने कहा अब इसको क्या करिए रेशियो में बांट दीजिए, मतलब 33.33 इंटू 2/5 प्लस 20 इंटू, एक 3/5 था एक 2/5 था, वो देख लेना, ठीक है ना, भूल चूक माफ। हाँ, दूसरा तरीका अपन ने क्या किया, कंट्रीब्यूशन वाला लिया। दोनों का अलग अलग कंट्रीब्यूशन को पहले रेशियो में बांटा तो एक कंट्रीब्यूशन आ गया जो कि कितना आया था 38 रुपीज का। फिर डिवाइड किया 150 इंटू 100, कंबाइंड पीवी रेशियो आ गया, फॉर्मूला लगा दिया, फिक्स कॉस्ट रखी, कंबाइंड आपकी फिक्स कॉस्ट अपॉन कंबाइंड पीवी रेशियो, तो हमारा 201315 है। आप यहीं तक निकाल के सीख के जाओ, बाकी तो जैसा देश होगा वैसा कर लोगे। अगर यूनिट्स में दिया हो तो इसको डिवाइड बाय 150 करना, 13421 आ जाएगा। अगर दो अलग अलग हर एक ऑप्शन में दो अलग अलग दिया हो तो 2013158 को 2:3 जो रेशियो शुरुआत में पकड़ा था उसी रेशियो में दोबारा बांट देना, आपका आ जाएगा। ठीक, दूसरा तो बहुत आसान होता है, मैंने आपसे पहले भी कहा था। दूसरा क्या था, दूसरा ऑप्शन किससे निकालना है कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट, बताना जरा देखिए क्वेश्चन में। वेरिएबल सेल मिक्स, या फिर इसका एक और नाम क्या होता है, वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स। इसमें क्या करना होता है वो सुनना। हमारे पास दो अलग अलग फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक्स है, फैक्ट्री वाई है। फैक्ट्री एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है, फैक्ट्री एक्स का देख के बताओ, आपने निकाला था फैक्ट्री एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 और फैक्ट्री वाई का 30 रुपीज। कौन सी फैक्ट्री का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा है? एक्स का ज्यादा है, ये सबको दिख रहा है। एक्स फैक्ट्री में ज्यादा से ज्यादा कितनी यूनिट्स बन सकती हैं, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 10,000। वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स क्या कहता है, वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स कहता है कि आप क्या करना, जिस फैक्ट्री में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा हो, पहले उस फैक्ट्री को पूरा यूज कर लेना जितना यूज कर सकते हो। पहले उस फैक्ट्री को पूरा यूज कर लेना जिसका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ज्यादा हो, जितना यूज कर सकते हो। फिर देखना कि उस फैक्ट्री से टोटल कंट्रीब्यूशन कितने का कमा लिया, और जितने का ब्रेक इवन पॉइंट के लिए कमी पड़े उतना दूसरे फैक्ट्री में यूज करना। बाउंस हुआ है आपके, मेरे को पता है, आप मेरे को सुनिए ध्यान से, मैं जो बोलूं सिर्फ सुनिएगा। आपने कहा फैक्ट्री एक्स का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और फैक्ट्री वाई का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कम है, बिल्कुल सही। हमें करना क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम उतनी यूनिट्स बेच दें दोनों फैक्ट्री में मिला के जिससे मेरा टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। मेरा ब्रेक इवन पॉइंट तभी होगा जब टोटल कंट्रीब्यूशन टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर हो जाए। टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है ये पता है मेरे को, 5,10,000। मतलब मैं निकल पड़ा कि मैं इतनी यूनिट्स बेच दूं, चाहे एक्स से बेचूं चाहे वाई से, चाहे थोड़ी थोड़ी दोनों से, कि 5,10,000 का कंट्रीब्यूशन आ जाए। जैसे ही 5,10,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा ब्रेक इवन हो जाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन जब फिक्स कॉस्ट के बराबर होता है वही ब्रेक इवन होता है। मैंने आपसे कहा कि वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच ये कहता है
कि जिस फैक्ट्री में ज्यादा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, जो कि इस केस में फैक्ट्री एक्स में है, क्योंकि फैक्ट्री एक्स का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 50 रुपीज का है, उसको पूरा यूज कर लो जितना यूज कर सकते हो। जैसे अगर हम फैक्ट्री एक्स में बनाने निकलेंगे तो फैक्ट्री एक्स में 10,000 यूनिट्स बना पाएंगे, यही बना पाएंगे। हर एक यूनिट 50 रुपए का कंट्रीब्यूशन देगी, हर एक यूनिट फैक्ट्री एक्स की 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन देगी, तो 10,000 यूनिट से टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 10,000 यूनिट्स इंटू 50 रुपीज, 5 लाख, यानी 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन। 10,000 यूनिट इंटू 50 रुपीज पर यूनिट, 5 लाख रुपीज का कंट्रीब्यूशन मैं फैक्ट्री एक्स से कमा लूंगा। मेरे को और कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है कि मेरा ब्रेक इवन हो जाए? कंपोजिट ब्रेक इवन के लिए 10,000 रुपए का और कंट्रीब्यूशन कमाना है, क्योंकि मेरे को कंबाइंड फिक्स कॉस्ट को मेट करना था। कंबाइंड फिक्स कॉस्ट थी 5,10,000 की, 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन फैक्ट्री एक्स से आ गया, उससे ज्यादा एक्स से आ नहीं सकता क्योंकि कैपेसिटी नहीं है। बचा हुआ 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मैं फैक्ट्री वाई से कमाऊंगा। फैक्ट्री वाई की एक यूनिट बेचने पे 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन होता है, 30 रुपीज पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन होता है, एक यूनिट बेचने पे 30 रुपए का कंट्रीब्यूशन। मेरे को अगर 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन चाहिए फैक्ट्री वाई से, तो मैं कितनी यूनिट्स बेचूं? एक यूनिट से 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन है, तो मैं कितनी यूनिट्स बेचूं कि मेरे को 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल जाए? 10,000 रुपए डिवाइड बाई 30 रुपीज करना जरा, 333.33 राउंड ऑफ कर दे, 334। हमेशा जब भी यूनिट्स को राउंड ऑफ करते हैं तो हायर साइड पे राउंड ऑफ करते हैं, लोअर पे नहीं जाते। 333 नहीं बोलते, 334 यूनिट्स हमेशा हायर पे जाती है। यानी अगर मैं लमसम 334 यूनिट्स फैक्ट्री वाई में बेच दूंगा, 334 यूनिट, 333.33 बोल लीजिए, या थोड़ा सा सही करने के लिए 334 बोल लीजिए, 334 यूनिट्स फैक्ट्री वाई में बेच दूंगा, तो मेरे को करीब 10,000 का कंट्रीब्यूशन वहां से हो जाएगा। हो गया, वेरिएबल का काम खत्म। फिर से सुनिए, फिर देखें क्या लिखा है। वेरिएबल में केवल क्या करना होता है, हम उस फैक्ट्री को पहले उठाते हैं जिस फैक्ट्री में सीपीयू ज्यादा होता है, और उस फैक्ट्री को टोटली उसकी कैपेसिटी तक एग्जॉस्ट कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, पूरा बना लेते हैं। मैंने फैक्ट्री एक्स को पहले उठाया क्योंकि उसका सीपीयू ज्यादा था, 10,000 यूनिट बना सकता था। मैंने कहा मान लो पूरी 10,000 यूनिट मैंने फैक्ट्री एक्स से बना ली, तो कितना कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? आपने कहा एक यूनिट का 50 रुपीज है, तो 10,000 यूनिट का 5 लाख हो जाएगा। मैंने कहा मेरे को जरूरत है 5,10,000 रुपीज के कंट्रीब्यूशन की, क्योंकि मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट 5,10,000 है, मेरे को 5,10,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए ब्रेक इवन के लिए। 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन मिल गया फैक्ट्री एक्स से, तो कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन और कमाना है? वो बचा 10,000 रुपए, 5,10,000 रुपीज माइनस 5,10,000 रुपीज का कंट्रीब्यूशन और कमाना है, जो वाई से कमा पाऊंगा। वाई की एक यूनिट 30 रुपए का, 30 रुपीज का कंट्रीब्यूशन देती है, तो 10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितनी यूनिट्स बेचूं? 10,000 रुपीज डिवाइड बाई 30 रुपीज, 333.33 यूनिट्स, मैंने 334 कह दिया आपसे, 334 यूनिट वहां से बेचो, आंसर हो गया। अगर कोई मेरे से पूछेगा कितनी बेचो, तो मैं कहूंगा 10,000 यूनिट्स बेचना एक्स से। एक्स में 10,000 यूनिट्स बना रहे थे ना, तभी 5 लाख का कंट्रीब्यूशन होगा। 10,000 यूनिट एक्स से बेचना, 334 वाई से बेचोगे तो हो जाएगा। अगर वो कहे एक फिगर बता दो दोनों को जोड़ के, तो क्या करें? 10,000 प्लस 334 यानी 10,334 यूनिट्स। अब आंसर पढ़ते हैं। वेरिएबल तो बहुत इजी होता है, पढ़िएगा। वेरिएबल सेल्स मिक्स as factory X is giving a higher contribution, factory X में ज्यादा contribution है, it should be used in full, उसको पूरा यूज कर लो। that is 10,000 units should be produced here, here मतलब in factory X, 10,000 यूनिट फैक्ट्री X में बना लो before production is commenced at factory Y। फैक्ट्री वाई में कुछ भी बनाने से पहले पूरा 10,000 फैक्ट्री एक्स में बना लो, क्योंकि उसका सीपीयू ज्यादा है। जब आप 10,000 यूनिट फैक्ट्री एक्स में बना लोगे, तो पता है आपको कंट्रीब्यूशन कितना मिलेगा? दिस विल गिव अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 5 लाख रुपीज। बताओ 5 लाख रुपए कैसे आया बेटा? 10,000 यूनिट इंटू 50 रुपीज का कंट्रीब्यूशन, 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे को जरूरत कितनी थी? मेरी टोटल फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स कॉस्ट
दोनों फैक्ट्री की थी 5,10,000 रुपीज की। 5,10,000 में 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन तो मिल गया, बचा कितना? एडिशनल कंट्रीब्यूशन मेरे को कितना चाहिए? एडिशनल कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड टू मीट द फिक्स्ड एक्सपेंसेस फुली 10,000 रुपए की और जरूरत है, तो मेरा जाकर के काम हो पाएगा। 10,000 रुपए कहां से आएंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स कहां पे बेचने वाले हैं? वाई में। तो नंबर ऑफ यूनिट टू बी प्रोड्यूस्ड एट फैक्ट्री वाई में कितना बनाना पड़ेगा टू प्रोड्यूस दिस कॉन्ट्रीब्यूशन 10,000 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए वाई में कितना बनाना पड़ेगा? तो ये 334 कैसे निकला है बेटा? 10,000 रुपए डिवाइड बाई, बताओ डिवाइड किससे किया है? 30 रुपए पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन है फैक्ट्री वाई में, तो 334 ये यूनिट्स आई। यूनिट्स यहां से बेचेंगे, बस नीचे तो कुछ नहीं लिखा, मैंने आंसर लिख दिया कि टोटल नंबर ऑफ यूनिट एक्स की 10,000, वाई की 334, यानी अगर दोनों को एक साथ एक ऑप्शन दिया हो तो 10334, और अगर रुपीज में दिया हो तो इंटू 150 कर लेना, हो जाएगा खत्म। समझ गए? तो अपने ने पूरा आज कौन सा टॉपिक पढ़ डाला? कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का। कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट की कब जरूरत पड़ती है, बता सकता है? कब निकालने की जरूरत पड़ती, क्यों निकालते हैं? जब एक से ज्यादा मेरी ब्रांचेस फैक्ट्रीज वगैरह होती हैं, तो मैं सबका एक साथ भी चाहता हूं कि ब्रेक इवन पता चल जाए, जिसको हम लोग कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट के नाम से जानते हैं, या इसको कंबाइंड ब्रेक इवन पॉइंट भी लोग बोलते हैं, या टोटल ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं, सब एक ही मतलब है। जिसके निकालने के दो तरीके होते हैं, कौन कौन से? कांस्टेंट और एक वेरिएबल। कांस्टेंट प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच बोलो, कांस्टेंट सेल्स मिक्स अप्रोच बोलो, वेरिएबल प्रोडक्ट मिक्स अप्रोच बोलो, या वेरिएबल सेल्स मिक्स अप्रोच बोलो, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक। कांस्टेंट से जब निकालेंगे और जब वेरिएबल से निकालेंगे, क्या आंसर सेम आएगा? नहीं, सेम नहीं आएगा। तो पहले मैं बात फिर से रिवाइज करा रहा हूं, वेरिएबल वाला। वेरिएबल वाले में आप पहले कहां पे बनाएंगे, प्रोडक्शन कहां करेंगे? जिसका सीपीयू ज्यादा है। वेरिएबल वाले में पहले प्रोडक्शन कहां शुरू होता है? जहां पे सीपीयू ज्यादा है। इस केस में सीपीयू एक्स का ज्यादा था, तो एक्स में शुरू होगा, और पूरा उतना बना लीजिए जितना एक्स में बन सकता है। तो 50 रुपीज पर यूनिट के कंट्रीब्यूशन के साथ 10,000 यूनिट बना ली, 5 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन वहां पे हो गया। हमें चाहिए था 5,10,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन। क्यों 5,10,000? कहां से फिगर आई? टोटल फिक्स कॉस्ट 5,10,000 थी, ब्रेक इवन पे कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर होगा तो ही ब्रेक इवन होगा। 5,10,000 में 5 लाख का कंट्रीब्यूशन मिल गया, तो बचा 10,000 का कंट्रीब्यूशन, वो बगल वाली फैक्ट्री से ले लेंगे, फैक्ट्री वाई से, यानी जिसमें हर एक यूनिट पे कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 30 रुपीज का। तो 10,000 रुपए के कंट्रीब्यूशन के लिए डिवाइड बाई 30, 334 यूनिट्स वहां से बना लें, यानी फैक्ट्री एक्स में बनाएंगे 10,000 यूनिट्स, फैक्ट्री वाई में बनाएंगे 334 यूनिट्स। हो गया कंपोजिट ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऑप्शन दिया हो तो ऑप्शन हो जाएगा 10,000 प्लस 334, यानी 10334 यूनिट्स, खत्म। रुपीज में दिया हो तो इंटू 150। ठीक, कांस्टेंट वाला समझी गए थे? दोबारा समझाने की जरूरत है कि आ गया है? आ गया है, ठीक है। अब बेटा इसमें अपना ना एक टॉपिक और बच रहा है। आपका चैप्टर का नाम क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग। एक टॉपिक बचता है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का डिस्टिंक्शन, डिफरेंस, और दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों से क्वेश्चन कैसे होते हैं। आमतौर पे कॉस्टिंग के दो तरीके होते हैं, एक मार्जिनल कॉस्टिंग जो आप पढ़ रहे हैं, एक और ट्रेडिशनल पुराना तरीका होता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे करते हैं, उसके बाद कोई क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, ये हम लोग अगली क्लास में सीखें। ठीक है, थैंक यू।